हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत या मोहब्बत पार्ट 16। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आ सकें। पाखी और आयान दोनों ही एक बड़े रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ आने के बाद दोनों अपने लिए खाना ऑर्डर करते हैं। पाखी बड़े ही आराम से अपनी प्लेट में रखा हुआ खाना खा रही होती है, मगर आयान बस प्लेट में चम्मच ही घुमा रहा होता है। इस समय आयान के दिमाग में काफी ज्यादा उथल-पुथल चल रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि जब पाखी को शादी उसी से करनी थी, तो फिर इतना सब नाटक करने का क्या मतलब? और आर्यन को इन सब के बीच में लाने का क्या मतलब? क्या पाखी उन दोनों भाइयों के बीच फूट डालकर उन्हें अलग करना चाहती है? अगर पाखी ऐसा चाहती थी तो वो इसमें कामयाब भी हो गई है, क्योंकि उसके कारण ही वह अपने भाई की नजरों में गिर गया। यहाँ तक कि आर्यन उसे अपना भाई नहीं मानता बल्कि दुश्मन मानता है। यही सब सोचते हुए आयान का सर दर्द करने लगता है। क्या हुआ पतिदेव? सर दर्द कर रहा है? पाखी आयान को अपने एक हाथ से सर पर प्रेस करते और खाना न खाते हुए देखकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है? अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मत समझो। वैसे भी तुम्हारा दिमाग इतना भी तेज नहीं कि तुम मुझे समझ सको। कहते हुए पाखी हंसने लगती है और पाखी की बात सुनकर आयान कुछ भी नहीं कहता है। वह बस उसे ही देखने लगता है। जल्दी से खा लो, मुझे फिर शॉपिंग पर भी जाना है, पाखी आयान से बोली। मेरा हो गया। आयान खाने की प्लेट को देखकर बोला। हो गया? पाखी हैरानी के साथ बोली। तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, तो ऐसे कैसे हो गया? बोलते हुए पाखी आयान को ही देखने लगती है। मुझे भूख नहीं है, चलो मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले चलता हूँ। आयान अपनी चेयर से खड़ा होते हुए बोला। यह सुनकर पाखी एक नजर आयान की प्लेट को देखती है जिसमें उसने एक बाइट भी नहीं खाया था। यह देखकर पाखी को समझ नहीं आता कि आयान ने खाना क्यों नहीं खाया और वह बिना खाना खाए ही उसके साथ शॉपिंग करने जाने को कैसे तैयार हो गया। इतना सोचते हुए ही पाखी भी अपनी चेयर से उठकर आयान के पीछे जाने लगती है। रघुवंशी कॉरपोरेशन। मोहिनी अपने केबिन में बैठी कुछ सोच रही होती है और उसी के सामने आर्यन भी बैठा होता है जो अपनी मॉम को ही देखे जा रहा होता है। मॉम, आप क्या सोच रही हो? आर्यन अपनी मॉम को देखकर बोला, जो किसी गहरी सोच में गुम थी। मॉम, आप क्या सोच रही हो? अपने बेटे की बात सुनकर मोहिनी होश में आती है और आर्यन को देखकर बोली, आर्यन, मुझे लगता है बेटा, आयन और पाखी की शादी सालों पहले हुई थी, फिर चाहे जैसे भी हुई हो, और उन दोनों की 4 साल की एक बेटी भी है जो बिल्कुल आयन की तरह ही दिखती है। और कोर्ट ने भी उन्हें एक मौका दिया है 6 महीने साथ रहकर अपना रिश्ता सुधारने का। और अगर इन 6 महीनों में सब ठीक हो गया और वो दोनों साथ रहना चाहे तो तुम्हें पाखी को भूलना होगा। मगर 6 महीने बाद भी अगर पाखी आयन के साथ नहीं रहना चाहे तब तुम उससे शादी कर सकते हो। मगर मुझे ऐसा लगता है आर्यन, तुम्हें अब पाखी को भूल जाना चाहिए। वो तुम्हारे भाई की पत्नी है और उस हिसाब से वह तुम्हारी भाभी हुई। अब मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि हमें उन दोनों को मिलाने के लिए कुछ सोचना चाहिए। वैसे भी जो भी हो, आयान है तो तुम्हारा अपना ही, और हम उससे उसकी खुशियों को तो दूर नहीं कर सकते ना बेटा। कहते हुए मोहिनी आर्यन की ओर देख रही होती है। आपकी बात बिल्कुल सही है मॉम, मगर मेरी खुशियों का क्या? मैं भी तो पाखी से प्यार करता हूँ। और क्या हुआ अगर पाखी की भाई के साथ एक बेटी भी है, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोर्ट ने 6 महीने का समय दिया है, तो मैं भी 6 महीने का इंतजार करूंगा। और अगर उन 6 महीने में भी भाई और पाखी के बीच कुछ ठीक नहीं हुआ तो आप मेरी और पाखी की शादी करवाओगी। और अगर इतने समय में पाखी और भाई
दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहें तो मैं उनसे दूर चला जाऊंगा और पाखी को भूल जाऊंगा। इतना बोल आर्यन वहां से चला जाता है और मोहिनी भी अपने काम में लग जाती है। इधर मॉल में पाखी ने अपने लिए काफी सारी शॉपिंग कर रखी थी। उसे जो अच्छा लगता वह उसे सिलेक्ट कर लेती। पाखी जिस भी काउंटर पर जाती वहां से कुछ न कुछ जरूर लेती है और आयान बेचारा पाखी के पीछे पीछे घूम रहा होता है। जिसे ऐसे अपने पीछे पीछे चलते देखकर पाखी के होठों पर मुस्कान होती है और उसे आयान को परेशान करने में काफी मजा आ रहा होता है। और उसे ज्यादा परेशान करने के लिए पाखी अपना सारा सामान जिसे उसने सिलेक्ट किया था उन सभी को वह आयान के पास दे देती है। ऐसा करने से आयान को अब पाखी के ऊपर गुस्सा आने लगता है और वह उसे वैसे ही गुस्से में देख रहा होता है। जब आसपास मौजूद लड़कियां आयान को पाखी का सामान अपने हाथ में पकड़े देखती है तो मैरिड लड़कियां अपने पति और अनमेरिड अपने बॉयफ्रेंड को देखकर कहती हैं, सीखो उस लड़के से, वह कितना ज्यादा समझदार है। अपनी पत्नी को परेशानी न हो इसलिए सारा सामान खुद अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और एक तुम हो जो अपने एक बैग तक नहीं पकड़ सकती। कहते हुए वह लड़कियां अपने अपने पार्टनर से गुस्सा हो जाती है जिस कारण सभी लड़के आयन को घूर कर देख रहे होते हैं और आयान पाखी को घूर रहा होता है जिसे पाखी भी अच्छे से देख सकती थी। मगर पाखी को आयान के घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ता बल्कि वह तो आयान को ऐसे परेशान होते देख मन ही मन आयान की हालत पर हंस रही होती है। रात का समय पाखी और आयान दोनों ही जब घर आते हैं तो उन्हें घर आते हुए ही रात के 8 बज जाते हैं और जैसे ही घर आते हैं उन्हें हॉल में ही सारे बैठे दिख जाते हैं जिन्हें देख आयान तो अपने कमरे में चला जाता है जिसे ऐसे ऊपर जाते देख पाखी बस उसे जाते हुए देखती रह जाती है। पाखी आ गई तुम? मोहिनी पाखी को देख बोली। जी आंटी जी, मेरे पास कपड़े नहीं थे और आपको तो पता ही है मैं यहाँ पर कैसे आई, जिस कारण मेरा लगेज और सारा सामान पैलेस में ही रह गया था और मुझे तुरंत अपने लिए कुछ कपड़े चाहिए थे जिस कारण मैं शॉपिंग करने चली गई थी। पर मैंने तनु से कह दिया है वह मेरा लगेज यहाँ पर भेज देगी। कहते हुए ही पाखी की नजर आर्यन पर होती है जो उसे ही देख रहा होता है। उन दोनों को वैसे देख मोहिनी बोली, पाखी मुझे पता है तुम आयान से प्यार नहीं करती हो और शायद तुम उसे पसंद भी नहीं करती हो, मगर फिर भी मैं चाहूंगी तुम आयान के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करो और खुद को और आयान को एक मौका दो। क्या पता तुम दोनों एक साथ आ पाओ। मोहिनी पाखी का एक हाथ अपने दोनों हाथों में भरकर उसे देखते हुए बोली, पर आंटी जी मैं आर्यन से प्यार करती हूँ और मैं कभी भी आयान से प्यार नहीं कर सकती हूँ। मेरे दिल में आयान के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी हुई है और मैं कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानती हूँ। मैं बिल्कुल भी आयान के साथ नहीं रह सकती हूँ, ना ही मैं रहना चाहती हूँ। पाखी भी मोहिनी को देखते हुए बोली, मुझे पता है पाखी, तुम आयान से प्यार नहीं करती, ना ही उसके साथ रहना चाहती हो, मगर इन 6 महीनों तक तो तुम्हें आयन के साथ ही रहना होगा। वैसे भी मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि एक लड़की के लिए मेरे दोनों बेटे आपस में लड़े। तुम इस बात को समझो पाखी। और वैसे भी तुम्हारी तो आयन के साथ एक बेटी भी है, तो क्यों तुम आयन और अपने रिश्ते को एक मौका नहीं देना चाहती हो? मुझे तो लगता है तुम्हें अपने और आयन दोनों के रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। कहते हुए मोहिनी पाखी को देखे जा रही थी, मगर अपनी मॉम की बात सुन आर्यन वहां से उठकर चला जाता है। जिसे ऐसे जाते देख पाखी थोड़ी सी परेशान हो जाती है और वह भी आयान के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। दीदी, वैसे आपको क्या लगता है पाखी और आयान दोनों के बीच कभी कुछ ठीक हो पाएगा? और अगर कुछ ठीक नहीं हुआ तो आप क्या करोगी? क्या आप अपने बड़े बेटे की पत्नी से छोटे बेटे की शादी करा दोगी? वंदना मोहिनी से बोली, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम हमारे बेटे की शादी पाखी से नहीं करवाएंगे। हम हमारे बेटे के लिए कोई और अच्छी सी लड़की देखेंगे
जो पाखी की तरह सुंदर और अमीर हो, जिसके पास पाखी की तरह तेज दिमाग भी हो और उसकी खुद की कोई पहचान भी हो। और रही बात पाखी की, तो पाखी और आयान दोनों की ही शादी हुई है और अब दोनों को साथ रहना ही होगा। फिर पाखी चाहे या न चाहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी हमने बस एक ही सपना देखा है, हमारे दोनों ही बेटों की शादी सबसे अमीर लड़कियों से हो, जो काफी ज्यादा अमीर और पावरफुल हो। और हमारा वह सपना आधा पूरा हुआ है, पाखी और आयान की शादी से। अब बस ये 6 महीने निकलने से पहले ही हमें आर्यन के लिए कोई दूसरी अमीर लड़की ढूंढनी होगी, ताकि आर्यन की शादी हो जाए और पाखी चाह कर भी आयान को छोड़ न सके। इतना कहते हुए ही मोहिनी के होठों पर एक शैतानी चमक होती है, जिसे शायद ही कोई नोटिस कर पाता। मगर वंदना, जो काफी सालों से मोहिनी के साथ थी, वह उसकी चाल काफी अच्छे से समझ रही होती है, मगर वह कुछ कहती नहीं है और अपने कमरे में चली जाती है। आर्यन अपने कमरे में आने के बाद खुद से ही बातें करते हुए बोला, बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे वो सब दिया भाई, जो मैं चाहता था, मगर अब और नहीं। अब मैं खुद उस लायक हूँ कि बल्कि मुझे जो भी चाहिए उसे हासिल कर सकूं। तो फिर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना भाई, मैं सब हैंडल कर लूंगा। 6 महीने हैं आपके पास, अगर आप अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं तो संभाल लीजिए, नहीं तो 6 महीने बाद आर्यन पाखी को संभाल लेगा। कहते हुए ही उसके चेहरे पर एक चमक होती है और वह कुछ सोचते हुए मुस्कुरा रहा होता है। पाखी जैसे ही रूम के अंदर कदम रखती है, ठीक वैसे ही आयान पाखी को उसकी दोनों बाहों से पकड़कर दीवार से टिका देता है और काफी ज्यादा गुस्से में देखने लगता है। आयान के इस तरह अचानक से ऐसा करने पर पाखी तो पहले डर जाती है, मगर जैसे ही वह देखती है कि ये आयान है और ये सब आयान ने किया है, जिसे देख पाखी की जान में जान आती है। मगर जब वह आयान के गुस्से से लाल हुए चेहरे को देखती है, तो एक पल के लिए तो वह फिर भी डर जाती है, मगर किसी तरह खुद के डर को खत्म कर पाखी भी गुस्से में ही आयान से बोली, ये क्या बदतमीजी है आयान, छोड़ो मुझे। कहते हुए वह खुद को छुड़ाने लगती है, मगर आयान अपनी पकड़ और भी ज्यादा कसते हुए पाखी से वैसे ही गुस्से में बोला, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, करना क्या चाहती हो तुम? कभी तुम कहती हो तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, पर फिर भी तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। और तुम खुद ही बोलती हो तुम्हें आर्यन से प्यार है, मगर तुम खुद आर्यन के पास नहीं जाना चाहती। आखिर तुम चाहती क्या हो, बोलो, तुम्हें क्या चाहिए, क्यों तुम ये सब कर रही हो? कहते हुए आयान की पकड़ पाखी की बाह पर और भी ज्यादा टाइट हो रही होती है, जिस कारण पाखी को अब तेज दर्द होने लगता है। मगर पाखी उस दर्द को अपनी आंखों में आने नहीं देती, बल्कि वह अपनी आंखों में गुस्सा लिए जोर से चिल्लाकर बोली, तुम्हें तुम्हें चाहती हूँ मैं आयन रघुवंशी, तुम्हें चाहती हूँ मैं। कहते हुए ही पाखी नफरत भरी नजरों से आयान को देख रही होती है, मगर पाखी की बात सुनकर आयान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसी हैरानी के साथ वो पाखी को देखने लगता है। ऐसे क्या देख रहे हो, मैंने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हें चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बेहिसाब नफरत करती हूँ। नफरत जितनी नफरत आज तक किसी ने किसी से नहीं की होगी, उतनी नफरत मैं तुमसे करती हूँ। तुमने मेरी जिंदगी खराब की, तुम्हारे कारण मेरे बाबा की मौत हो गई, और तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूं। नहीं आयान, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी में आई ही हूँ तुम्हें तबाह करने, तुमसे तुम्हारी खुशियों को दूर करने। तो तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ दूंगी? तुम्हें अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ ही बितानी होगी आयान, मेरा पति बनकर। कहते हुए पाखी हंसने लगती है और वैसे ही हंसते हुए बोली, क्या कहा था तुमने, तुम कभी भी मुझे अपनी पत्नी नहीं मानोगी। मेरे गले में तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र और मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर तो होगा, पर मैं कभी भी तुम्हारी सुहागन नहीं बन पाऊंगी। तो गौर से देख लो मुझे,
मैंने कभी भी तुम्हारे नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र खुद से दूर नहीं किया, पर फिर भी तुम्हारा भाई मुझसे प्यार कर बैठा। मैंने कभी भी तुम्हारे नाम का इस्तेमाल नहीं किया, पर फिर भी मैं आज तुमसे ज्यादा अमीर हूँ। और तुमने तो कहा था तुम कभी भी दुनिया के सामने मुझे अपनी पत्नी नहीं मानोगे। मगर अफसोस की बात है आयन, देखो ना, तुमने खुद ही सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मेरे साथ ही रहना चाहती हो। इतना बोल पाखी जोर से हंसने लगती है, मगर पाखी की बात सुन आयान को याद आने लगता है उसने किस तरह से सबके सामने कहा कि पाखी उसकी पत्नी है और कैसे वापस से उससे शादी की, जिसे याद कर आयान हैरानी से पाखी को देखने लगता है। तो पतिदेव, सबके सामने ही तुमने मुझे अपनी पत्नी माना है और फिक्र मत करो, मैं भी कुछ दिनों के बाद तुम्हें अपना पति मान लूंगी। पर क्या है ना, मुझे तुम में और तुम्हारी बॉडी दोनों में ही कोई रुचि नहीं रही, ना ही तुम में अब कोई बात रही, इसलिए तुम बस मेरे नाम के पति हो, उससे ज्यादा कुछ और नहीं। और ना ही तुम्हारा पति वाला हक कभी भी तुम्हें मिलेगा। मगर मैं चाहूं तो जब चाहूं तब जाकर तुम्हारे भाई आर्यन के साथ वो सब, कहते हुए पाखी रुक जाती है और आयान के काले पड़ चुके चेहरे को देखने लगती है, जो उसकी बात सुनकर काला पड़ चुका था। जिसे ऐसे देख पाखी हंसने लगती है और हंसते हुए ही उसके दोनों हाथों को अपनी बाह से दूर झटक देती है और वहां से बाथरूम में गाना गुनगुनाते हुए चली जाती है। मगर पाखी की बात सुनकर आयान की आंखों में हल्की सी नमी और उस नमी के साथ गुस्सा दोनों ही दिखाई देते हैं। पाखी आयन के दोनों हाथ अपनी बाह से झटकते हुए बाथरूम में चली जाती है, मगर आयन अपनी आंखों में नमी और आंसू दोनों लिए बाथरूम की तरफ देखता है और खुद से ही कहता है, नहीं पाखी, कभी नहीं। मैं तुम्हें वैसा कुछ भी नहीं करने दूंगा जो तुम सोच रही हो। तुम मेरी पत्नी हो और इस बात को तुम बहुत ही जल्द समझ जाओगी। भले तुम मुझे भूल चुकी हो या मैं तुम्हें याद नहीं, पर तुम मुझे अच्छे से याद हो और मैं तुम्हें चाह कर भी कभी भुला नहीं सका। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मगर यह मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। ना ही मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम्हारे बिना ये 5 साल मैंने कैसे एक व्हील चेयर पर बैठकर काटे हैं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था पाखी, तुम्हें सब समझाना चाहता था कि मैंने तुम्हारे साथ वह सब क्यों किया, मगर इससे पहले कि मैं तुम्हारे पास आकर सब ठीक कर पाता, उससे पहले ही मेरा भयंकर एक्सीडेंट हो गया और मैं उस हादसे में मरते मरते बचा। मगर तुम्हें मैं ये सब कैसे समझाऊं? कहते कहते ही आयान की आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ जाते हैं, जिन्हें साफ कर वह अपने कपड़े की अलमारी से निकाल कर चेंजिंग रूम में चला जाता है। उधर पाखी बाथरूम में दीवार से टिक कर खड़ी हो जाती है और इस समय उसकी आंखों में भी काफी सारे आंसू होते हैं। दीवार से टिक कर ही रोते हुए खुद से कहती है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाली आयन, कभी भी नहीं। जो मैं चाहती थी मैंने वो कर दिखाया। मुझे दुनिया के सामने तुम्हारी पत्नी बनना था और तुमने खुद ही मुझे अपनी पत्नी स्वीकार किया है, मगर मैं तुम्हें कभी भी वो हक नहीं दूंगी जिस पर तुम्हारा अधिकार है। तुमने मुझे बहुत रुलाया है आयन, अब बारी तुम्हारी है रोने की और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हर पल हर दिन कुछ न कुछ ऐसा जरूर करूंगी जिससे तुम्हें तकलीफ हो, तुम्हें चोट पहुंचे। कहते हुए पाखी दीवार से हटकर नहाने लगती है। आयन अपनी कुछ फाइलें लेकर बेड पर बैठा हुआ होता है। उसने सोच रखा था कि कल से वह फिर से अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेगा और अपना काम संभालेगा। वैसे भी 5 सालों से वह विदेश में ही घर से अपना काम कर रहा था, वहां की ब्रांच से। मगर अब वह जब यहाँ पर आ ही गया तो अब वह अपना काम फिर से यहीं संभालने वाला था। इसी कारण वह अपनी फाइलों पर काम कर रहा होता है। तभी दरवाजे की नॉक की आवाज होती है, जिसे सुनकर आयान दरवाजे की तरफ जाता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, वहां पर एक मेड खाने से भरी ट्रे लेकर खड़ी होती है। उसके हाथ से आयान ट्रे लेकर दरवाजा बंद कर देता है और प्लेटें
सोफे के पास लगे टेबल पर रख देता है। तभी बाथरूम का दरवाजा भी खुलता है और पाखी नहाकर बाहर निकलती है। मगर इस बार आयान उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता, बल्कि वह सोफे पर बैठकर ही कहता है, खाना खा लो। इतना कहकर वह पाखी और अपने लिए खाना निकालने लगता है। आयान की बात सुनकर पाखी उसे एक नजर देखती है और उसी के पास आकर बैठ जाती है, जिसे देख आयान जैसे ही पाखी को देखता है, उसकी नजरें हैरान हो जाती है, क्योंकि पाखी ने इस समय उसकी ही शर्ट पहन रखी थी, जो बस उसकी थाई तक ही थी। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्ही ने तो सबके सामने मुझे अपनी पत्नी माना है। इस हिसाब से जो तुम्हारा वो मेरा, और जो मेरा वो तुम्हारा। तो तुम चाहो तो मेरे कपड़े पहन सकते हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। कहते हुए पाखी आयान पर हंसने लगती है, मगर पाखी की बात सुनकर आयान उसे घूरने लगता है। उसे ऐसे घूरते देख पाखी रोटी का टुकड़ा तोड़कर उस पर सब्जी लगाकर आयान के होठों के सामने करते हुए बोली, तुम्हें अपनी सारी जिंदगी मुझे ही देखनी है, और यहाँ तक कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब भी तुम्हें मुझे ही देखना है। इसलिए आराम से खाना खाओ और मुझे भी खाने दो। उसके बाद जितना घूरना है घूर लेना। वैसे भी तुम्हारे घूरने से मेरी खूबसूरती कम नहीं होगी। इतना कहकर पाखी मुस्कुरा देती है, और पाखी की बात सुनकर जैसे ही आयान पाखी के हाथ में पकड़ाने वाला खाने को होता है, वैसे ही पाखी खुद ही वो खा लेती है और उसे देख मुस्कुराने लगती है। पाखी की इस हरकत से आयान के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और उसे एक छोटी सी बच्ची, जिसकी उम्र यही कोई 3 से 4 साल की होगी, याद आने लगती है, जो बिल्कुल पाखी की तरह ही बोला करती थी। फ्लैशबैक। एक छोटी सी लड़की और लड़का दोनों ही गुड्डे और गुड़ियों के साथ खेल रहे होते हैं। तभी वहां दो औरतें आती हैं, जो शायद उन दोनों की माएं होती है। वे दोनों बच्चों के सामने खाने की प्लेटें रख देती है और वहां से चली जाती है। वो दोनों बच्चे जल्दी से खाने की प्लेटों के पास आ बैठते हैं। तब छोटी बच्ची उस लड़के के हाथ में पकड़ी गुड़िया छीन कर फेंक देती है। यह देख लड़का उसे घूर कर देखने लगता है। उसे घूरते देख वह बच्ची बोली, ऐसे क्या घूर कर देख रहा है? तुझे अपनी सारी जिंदगी मुझे ही देखना है। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब भी। तो जल्दी से खाना खा ले, उसके बाद तू आराम से मुझे घूर लेना। इतना कहकर वह खाने का एक निवाला उस लड़के के सामने करती है। जैसे ही लड़का खाने के लिए मुंह खोलता है, वैसे ही वो लड़की वह निवाला खुद खा लेती है और हंसने लगती है। फ्लैशबैक समाप्त। उस धुंधली याद को याद कर आयान के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वह पाखी को देखने लगता है, जो किसी छोटी बच्ची की तरह खाना खा रही होती है। उसे यूं देखकर आयान अपनी मुस्कान अपने भीतर ही दबा लेता है और पाखी की प्लेट से ही खाना खाने लगता है। इसे देख पहले तो पाखी घूर कर आयान को देखती है, फिर वह भी बिना कुछ कहे आयान की प्लेट में रखा सारा खाना अपनी प्लेट में डालकर खाने लगती है। उसकी इस हरकत को देखकर आयान फिर से मुस्कुरा देता है और चुपचाप अपना खाना खाने लगता है। थोड़ी ही देर में दोनों का खाना खत्म हो जाता है। तब दोनों ही बेड पर चढ़ जाते हैं। तभी पाखी के मोबाइल में कॉल आता है, जिसे देख पाखी जैसे ही मोबाइल अपने हाथ में लेती है, कॉल रिसीव करती है। दूसरी तरफ से आयु की प्यारी सी आवाज आती है, मॉम, क्या आपने डिनर किया? हाँ मॉम, ने डिनर किया। पर क्या आयु ने डिनर किया? हाँ मॉम, मैंने मासी के साथ डिनर किया। कहते हुए ही आयु रुक जाती है और कुछ देर शांत रहने के बाद बोली, मॉम, क्या आप ठीक हो? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, और तू मॉम की फिक्र मत कर, मॉम अपना ध्यान अच्छे से रखेगी। कहते हुए ही पाखी एक नजर आयान को देखती है, जो पाखी की तरफ ही देख रहा होता है। जिसे खुद को देखता हुआ पाकर पाखी आयु को बाय कहकर कॉल कट कर देती है और बेड पर लेट जाती है। पाखी की उस हरकत को देख आयान का मुंह बन जाता है और वह अपनी सारी फाइल साइड टेबल पर रखकर पाखी के करीब जाकर लेट जाता है और जानबूझकर उसे अपने करीब खींच लेता है और बाहों में भर लेता है। उसकी इस हरकत को देख पाखी काफी गुस्से में आ जाती है और उसे घूर कर देखते हुए बोली, यह क्या तरीका है?
और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? इतना बोल वह उससे दूर जाने लगती है। जिसे ऐसा करते देख आयान उसे और भी कसकर अपनी बाहों में भर कर बोला, जब तुमने सोच ही लिया है कि तुम्हें अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ बितानी है, तो फिर इतना दूर क्यों होना? हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे के पास भी तो हो सकते हैं। आयान का इतना बोलना हुआ ही था कि पाखी ने एक जोरदार थप्पड़ आयान के गाल पर मार कर कहा, मेरी मर्जी के बिना मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? इतना बोल वह आयान से दूर होकर बेड के एक कोने पर लेट जाती है और आयान बस अपने गाल पे अपना हाथ रखे दूसरी तरफ लेट जाता है। अगले दिन सारे लोग नाश्ते के लिए डाइनिंग एरिया में आकर बैठे होते हैं। इस समय वहां पर वंदना, उनके पति मोहित, मोहिनी, नयन सारे होते हैं, मगर अभी तक आर्यन, आयान, पाखी तीनों में से कोई भी यहाँ पर नहीं आया होता। दीदी, आपकी बड़ी बहू अभी तक नीचे नहीं आई। ऐसा लगता है जैसे वह अभी भी आराम से सो रही है, कहते हुए ही वंदना अपना मुंह बना लेती है। सोने दो उसे, वैसे भी वह कोई सड़क छाप लड़की नहीं, बल्कि एक अमीर घर की बिलियनियर लड़की है, जिसकी खुद की अपनी एक पहचान है और उसके पास इतनी दौलत है जिससे उसकी 7 पुश्ते भी आराम से बैठकर खा सकती है और 4-5 दर्जन नौकर भी रख सकती है। मोहिनी वंदना की बातों का जवाब देते हुए बोली, बात तो आपकी बिल्कुल सही है दीदी, आपकी बड़ी बहू सच में बहुत अमीर है, अब छोटी का पता नहीं, कहते हुए ही वंदना मुस्कुराने लगती है। हमारी छोटी बहू भी बिल्कुल पाखी की तरह अमीर होगी, कहते हुए वह तिरछी नजर मोहिनी वंदना को देखने लगती है। तभी वहां पर बैठे सारे लोगों को अपने कानों में हील की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसे सुन सभी अपने सामने देखते हैं तो सबकी नजर सामने से आ रही पाखी पर थम जाती है। इस समय पाखी ने ब्लैक कलर की काफी सुंदर ड्रेस पहनी होती है, जो बस उसके घुटनों तक होती है। चेहरे पर लाइट मेकअप, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक, कानों में छोटे छोटे डायमंड ईयररिंग, गले में मंगलसूत्र, मांग में हल्का सा सिंदूर और सारे बाल हाई पोनीटेल में बंधे हुए। मगर इन सब में भी पाखी बहुत सुंदर और प्यारी नजर आ रही थी, जिसे देख सबकी नजर कुछ पलों के लिए पाखी की खूबसूरती पर थम सी जाती है। मगर कुछ ही देर में सब अपने होश में भी आ जाते हैं। पाखी के साथ ही आयान भी था, जिसने अपना बिजनेस सूट पहन रखा था। वह भी काफी हैंडसम लग रहा था। उन दोनों को साथ में देख सभी मुस्कुरा देते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, पाखी सभी को देखकर हल्की मुस्कान लिए बोली, गुड मॉर्निंग पाखी। बाकी सभी भी उसे देखकर बोले, जिसके बाद पाखी सभी के साथ एक खाली चेयर देखकर बैठ जाती है और उसी के बगल में आयान भी बैठ जाता है। तभी वहां पर आर्यन भी आ जाता है, जो ठीक पाखी के सामने वाली चेयर पर बैठता है। उसे देखकर पाखी एक पल के लिए उसे देखने लगती है, मगर जैसे ही वह आर्यन का मासूम चेहरा और उदास सा देखती है तो वह तुरंत ही अपनी नजरें झुका लेती है। उसे ऐसा करते देख आर्यन की मुट्ठियां गुस्से से बन जाती है और वह आयान को गुस्से से घूर कर देखने लगता है, जिसे आयन भी साफ महसूस कर सकता था, मगर वह कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद मैट सभी को नाश्ता सर्व करती है और जैसे ही सब लोग नाश्ता करने ही वाले होते हैं, ठीक तभी घर की डोरबेल बजती है। उसकी आवाज सुनते ही एक मेट जाकर दरवाजा खोलता है और जैसे ही मेट दरवाजा खोलता है, ठीक वैसे ही नन्ही सी आयु दौड़कर घर के अंदर आ जाती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है, मॉम, मॉम देखो आयु आ गई, अपनी मॉम के पास, कहते हुए वह पूरा हॉल में देख रही होती है। जैसे ही आयु की आवाज पाखी के कानों में पड़ती है, वैसे ही पाखी के हाथ जो नाश्ते के लिए प्लेट की ओर बढ़े थे, वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं और पाखी मुस्कुराते हुए अपनी चेयर से उठ जाती है। साथ ही आयु की आवाज सुनकर बाकी सारे घर वाले भी उठकर जल्दी से हॉल में आ जाते हैं। मॉम, मॉम मैं आ गई। आयु जैसे ही अपनी मॉम को देखती है, वैसे ही वह पाखी के पास जाकर उसे जोर से गले लगाकर कहती है, अच्छा हुआ बेटा जो तुम यहाँ आ गई, वैसे भी मॉम को तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, कहते हुए पाखी अपनी बेटी को अपनी गोद में उठा लेती है और तभी सबके कानों में हील की टिक टिक आवाज आती है और दरवाजे से तनु अंदर आती है।
साथ ही 2 गार्ड 4 बड़े-बड़े लगेज अंदर लाकर रख देते हैं और वहां से चले जाते हैं। जब सभी तनु को वहां देखते हैं तो सभी उसे देखकर मुस्कुरा देते हैं, मगर तनु को वहां देखकर मोहिनी की आंखें चमक उठती है और वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। आखिर क्यों आई है तनु रघुवंशी महल? क्या है उसके इरादे? क्या पाखी और आयान को आयु करीब ला पाएगी? क्या मोड़ लेगी कहानी? देखिए अगले भाग में। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली कहानियां आप सुन सकें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यूट्यूब के टेक्निकल इशू के कारण मुझे 16 पार्ट को डिलीट करके फिर से 17 के साथ मर्ज करके अपलोड करना पड़ा, तो उसके लिए सॉरी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाखी, तू ठीक है? तनु पाखी को देखकर जल्दी से उसके पास आकर उसे अपने गले से लगा लेती है और पाखी भी उसे गले लगा लेती है। मैं ठीक हूँ तनु, इतना बोल पाखी उससे अलग होती है। पाखी, हमसे भी मिलाओ अपनी बेटी को, आखिर ये इस घर की बेटी है और हमारी पोती। मोहिनी पाखी को देखकर बोली। जी आंटी, इतना बोल पाखी आयु को अपनी गोद से नीचे उतारती है और सभी घर वालों को देखने लगती है, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि घर में कौन कौन है और किसके साथ कौन सा रिश्ता है। जब आर्यन पाखी को इस तरह देखता है तो वह आयु के पास जाकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और सभी से मिलाते हुए बोला, आयु, तुम मुझे तो काफी अच्छे से जानती हो। हाँ अंकल, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती भी हूँ और पसंद भी करती हूँ। इतना बोल आयु आर्यन के गालों पर किस कर देती है। इसे ऐसा करते देख आर्यन के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और सारे घर वाले भी मुस्कुरा देते हैं। तब आर्यन सभी से मिलाते हुए कहता है, ये दोनों आपके बड़े दादू और दादी हैं। ये छोटे दादू और छोटी दादी। यह आपकी नयन बुआ है। और कहते हुए ही आर्यन आयन को देख रुक जाता है और आर्यन को इस तरह से रुकते देख आयु एक नजर आयान की तरफ देखती है, मगर तुरंत ही वह उससे अपनी नजर फेर लेती है। उसे ऐसा करते देख आयान को बहुत बुरा तो लगता है, मगर वह अपने चेहरे पर उदासी वाले भावों को नहीं आने देता है और एक एक कर बाकी सभी आयु को देख उसे प्यार करते हैं। पाखी, मैं ऑस्ट्रेलिया वापस जा रही हूँ, तनु पाखी से बोली। मगर जैसे ही तनु इतना कहती है वैसे ही पाखी हैरानी के साथ तनु को देखने लगती है। जैसे ही तनु ऑस्ट्रेलिया जाने की बात करती है वैसे ही पाखी उसे हैरान होकर देखने लगती है। इसे इस तरह हैरान होते हुए देख तनु वापस से बोली, अभी नहीं पागल, 1 महीने बाद, और ये 1 महीने में तेरे साथ इसी घर में रहना चाहती हूँ, ताकि मैं यहाँ पर रहकर ये जान सकूं कि इस घर में रहने वाले लोग तेरे लायक भी हैं या नहीं। कहते हुए ही तनु एक नजर आयान पर दे होती है, जिसे महसूस कर आयान दूसरी तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि पाखी की तरह ही उससे जुड़े सारे लोग उससे नफरत करते हैं, जिस कारण वह दूसरी तरफ देखने लगता है। वैसे अच्छा ही हुआ तनु, जो तुम यहाँ पर आ गई, इसी बहाने पाखी का मन तो लगा रहेगा। आर्यन उसे देख मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा हुआ तनु, तुम सही समय पर आई हो। अभी हम सब बस नाश्ता करने ही वाले थे। अच्छा हुआ जो तुम भी आ गई और आयु को भी साथ लाई। चलो हम सब चलकर नाश्ता कर लेते हैं, नहीं तो नाश्ता ठंडा हो जाएगा। जिसे सुन तनु कुछ भी नहीं बोलती, बस हाँ में अपना सर हिला देती है और मोहिनी एक मेड को बुलाकर आर्यन के बगल वाला रूम तनु के लिए तैयार करने को कह देती है और साथ ही पाखी और आयु का बैग आयान के रूम में भेजने को कह देती है। जिसके बाद सभी मिलकर नाश्ता करते हैं, मगर आयान का मन नाश्ता करने की जगह बार बार बस आयु पर ही जा रहा होता है। जिसे जितनी भी बार आयान देखता है उसका दिल उसे कहता है आयु उसकी बेटी है। इसे सुन आयान अपने मन ही मन में कुछ सोचने लगता है
और थोड़ी ही देर में सभी का नाश्ता भी हो जाता है, जिसके बाद सभी अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। आयु को पाखी नयन के पास छोड़ जाती है और उसे आयु का अच्छे से ध्यान रखने को भी कहती है। नयन भी हाँ में अपना सर हिला देती है, जिसके बाद पाखी भी तनु के साथ अपने ऑफिस चली जाती है। आयान के डैड इस समय काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वह चाहते थे कि आयान को पाखी और उसकी बेटी दोनों मिल जाए और आयान अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अच्छे से रहे। और जैसा उन्होंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। पाखी के साथ आयान की बेटी भी इस घर में आ चुकी थी, जिस कारण मोहित अपने बेटे आयान के लिए बहुत ज्यादा खुश थे। दूसरी तरफ पाखी अपने केबिन में बैठी अपने सामने बैठे कुछ लोगों से किसी टॉपिक पर काफी सीरियस होकर बातें कर रही थी। शायद किसी प्रोजेक्ट के बारे में ही डिस्कस कर रही थी, क्योंकि पाखी के केबिन की ही दीवार पर दिख रही स्क्रीन पर वह काफी कुछ दिखा और समझा रही होती है। और ऐसे ही करीब आधे घंटे तक डिस्कशन करने के बाद पाखी की मीटिंग खत्म हो जाती है, जिसके बाद सारे लोग केबिन से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद वहां पर तनु आती है, जो पाखी को देखकर कहती है, पाखी, आखिर क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तू एक तरफ कहती है तुझे आयान से नफरत है, मगर फिर भी तूने आयान से शादी करने के लिए इतना सारा नाटक किया। अगर तुझे आर्यन की जगह आयान से ही शादी करनी थी तो तूने ये सब क्यों किया? तू चाहती तो आयान से सीधे शादी भी तो कर सकती थी। तनु पाखी को थोड़े गुस्से में देखकर बोली, तुझे क्या लगता है तनु, अगर मैं आयान के पास जाकर कहती मुझसे शादी कर लो क्योंकि मैं तुम्हारी बेटी की माँ हूँ, तो वह क्या मुझसे शादी कर लेता? नहीं, वह कभी भी मुझसे शादी नहीं करता। और रही बात इन रघुवंशी की, तो तुझे इन सब में पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो जैसा दिख रहा है वह बिल्कुल भी वैसा नहीं है। यहाँ तक कि आयान वह जैसा बाहर से है बिल्कुल उलट उसके अंदर से है, और आर्यन वह जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो तुझे इन सब में पड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लड़ाई मेरी है। मुझे अपना बदला लेना है, जो मैं इन सब से लेकर रहूंगी। कहते हुए ही पाखी की आंखें गुस्से और नफरत से भरी होती है। तो वहीं एक बड़ा सा घर जो बाहर से देखने में काफी नॉर्मल था, अगर अंदर से वह काफी आलीशान। उसी घर के एक रूम के अंदर, जहां दिन के उजाले में काफी सारा अंधेरा था, मगर उस रूम में एक मोमबत्ती जल रही थी, जिससे वहां हल्का उजाला था। उस कमरे की एक दीवार पर आयान की बहुत सारी फोटो लगी हुई थी और उन सब पर क्रॉस किया गया था। उसी कमरे के अंदर एक लड़का आता है, जिसने पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए थे, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर भी काला मास्क लगा था, जिसे बस उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी, बाकी कुछ भी नहीं। वह इंसान दीवार पर लगी आयान की फोटो के पास जाता है और वहां पर आयान की एक और फोटो लगाकर उस पर मार्कर से क्रॉस करते हुए बोला, कब तक आयान, आखिर कब तक तुम ऐसे बचते रहोगे? एक दिन तो तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। सालों पहले तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी जो तुम बच गए, मगर अब और नहीं। अब तो तुम्हें जाना ही होगा, दूर, बहुत दूर, ऐसी जगह जहां से तुम कभी भी लौट कर वापस ना आ सको। कहते हुए ही वह इंसान जोरों से हंसने लगता है और हंसते हुए ही बोला, सालों पहले मैंने इतनी बढ़िया प्लानिंग की ताकि तुम्हें मैं मार कर अपने रास्ते का कांटा हटा सकूं, मगर नहीं, तुम मरे नहीं बल्कि बच गए। पर कोई बात नहीं, इस बार मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब तुम यहाँ से चले भी जाओ और किसी को पता भी ना चले। कहते हुए वह इंसान वापस से हंसने लगता है। आयान इस समय एक लैब में आया था। वह इस समय काफी ज्यादा बेचैन था और रूम के बाहर चक्कर लगा रहा था। साथ ही इस समय उसके मन में बहुत सारी उथल पुथल मची हुई थी और उसकी आंखों में एक डर भी था। आयान अभी चक्कर लगा ही रहा था, तभी उस रूम का दरवाजा खुलता है
और अंदर से एक सफेद कोट पहना लड़का बाहर निकलता है, जिसे देखते ही आयान जल्दी से उसके पास चला जाता है और आयान को देखकर वो लड़का एक एनवलप आयान के सामने करता है और कहता है, सर आपने जो भी टेस्ट करने को कहा था वो टेस्ट हो गया और इसके अंदर उसकी रिपोर्ट है। इतना कहकर वो लड़का वहां से चला जाता है, जिसके जाने के बाद आयान उस एनवलप की तरफ देखता है, जिसे देखते ही आयान की दिल की धड़कनें अचानक से ही बढ़ जाती है और उसे अपने हाथ काफी भारी महसूस होने लगते हैं। वैसे तो आयान को पता ही था कि एनवलप के अंदर जो रिपोर्ट है उसमें क्या होगा, मगर फिर भी आयान ने अपनी तसल्ली के लिए यहाँ आकर खुद अपने हाथ से टेस्ट करवाया था, ताकि कहीं भी किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। जैसे जैसे आयान एनवेलप खोल रहा था, वैसे वैसे उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। जैसे ही आयान उस एनवेलप के अंदर मौजूद पेपर को अपने हाथ में लेकर देखता है, जिस पर बड़े शब्दों में लिखा था डीएनए टेस्ट, जिसे देखकर आयान उस पेपर को अच्छे से पढ़ने लगता है और जैसे ही वह पेपर में लिखी रिपोर्ट को पढ़ता है, ठीक वैसे ही आयान की आंखें गुस्से से भर जाती है और उन आंखों में पाखी के लिए नफरत साफ दिखाई देने लगती है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो पाखी? कैसे तुम मेरे दिल के साथ इस तरह से खेल सकती हो? कहते हुए ही आयान काफी गुस्से में वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ पाखी अपने केबिन में बैठी काम कर रही होती है। तभी उसके केबिन का दरवाजा खुलता है और आर्यन अंदर आता है। दरवाजा खुलने की आवाज सुन पाखी जैसे ही अपनी नजर उठाकर सामने देखती है, वैसे ही वह आर्यन को देखकर हैरान हो जाती है और आर्यन भी पाखी के सामने लगी कुर्सी पर आकर बैठ जाता है। क्या हुआ पाखी? तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? आर्यन पाखी के हैरान चेहरे को देखकर बोला, वो वो तुम अचानक ऐसे यहाँ आ गए ना, इसलिए बस मैं हैरान थी। पाखी अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए बोली, पाखी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना आर्यन, क्या बात करनी है तुम्हें? बाकी मुझे पता है तुम अभी भाई को पसंद नहीं करती हो, ना ही तुम्हें भाई अच्छे लगते हैं, क्योंकि भाई ने अच्छे लगने लायक कोई काम ही नहीं किए और खासकर भाई ने जो तुम्हारे साथ किया उसके बाद तुम्हारा उन्हें अपनाना इतना आसान नहीं है। मगर मैंने काफी ज्यादा सोचा और बहुत सोचने के बाद मुझे लगता है कि अब तुम्हें भाई को उनकी सभी गलतियों के लिए माफ कर एक नई शुरुआत करनी चाहिए और तुम्हें भाई और अपने रिश्ते पर ध्यान देना चाहिए। कहते हुए ही आर्यन की आवाज में एक दर्द होता है। आर्यन की बात सुनकर पाखी उसे हैरान नजरों से देखने लगती है, जिसे इस तरह से हैरान देख आर्यन हल्का सा मुस्कुराता है और पाखी को देखकर दोबारा कहता है, पाखी मुझे पता है तुम्हें मेरी बातें अजीब लग रही होगी, मगर अब मैंने खुद को अपने दिल को समझा लिया है और मुझे इस बात का यकीन भी हो गया है कि तुम्हारा और मेरा हम दोनों का साथ कभी लिखा ही नहीं था। अगर हमारा साथ लिखा होता तो सालों पहले तुम्हारी शादी भाई से नहीं होती और ना ही अब भी तुम्हारी शादी भाई से होती। शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि तुम और भाई हमेशा साथ रहो। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अब से भाई और तुम्हारे बीच आने की कोई भी कोशिश नहीं करूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार भाई कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे तुम्हें तकलीफ हो। और एक बात बाकी, मेरे भाई सच में बहुत अच्छे हैं, वह तुम्हें बहुत खुश रखेंगे, बस तुम एक बार उन्हें समझने की कोशिश करो। इतना बोलकर आर्यन मुस्कुराकर पाखी को देखता है, जो उसकी बातें सुनकर काफी नाराज लग रही थी। जिसे इस तरह नाराज देखकर आर्यन अपनी जगह से खड़ा होता हुआ बोला, मेरी बातों पर गौर करना पाखी और एक बार ठंडे दिमाग से सोचना। इतना बोलकर आर्यन वहां से निकल जाता है, मगर जाते समय उसकी आंखों में हल्के आंसू भी होते हैं, जिन्हें पाखी भी अच्छे से देख सकती थी। आर्यन पाखी के केबिन से निकलकर बाहर आ जाता है। इस समय आर्यन की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और वह वैसे ही अपने आंसू साफ करते हुए जा रहा था।
उसका ध्यान अपने सामने बिल्कुल भी नहीं था, जिस कारण वह सामने से आ रही एक लड़की से टकरा जाता है और उस टक्कर से आर्यन और वह लड़की दोनों ही खुद को संभाल नहीं पाते और एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाते हैं। रघुवंशी हवेली। आयु और नयन दोनों ही लड़की एक साथ होती है। नयन आयु के लिए काफी कुछ खाने को ऑर्डर कर देती है, मगर आयु कुछ भी नहीं खा रही होती। वह बस अपने खिलौने के साथ ही खेल रही होती है, जिसे कुछ न खाते देख नयन थोड़ी परेशान होकर बोली, आयु, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? देखो तो मैंने तुम्हारे पसंद का कितना कुछ मंगवाया है, जो छोटे बच्चों को पसंद हो। वही आइसक्रीम, पेस्ट्री, नूडल्स, मैगी, पर तुम हो ये कुछ खा ही नहीं रही हो। कहते वही नयन थोड़ी परेशान हो जाती है। आयु बोली, ओहो बुआ, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? आपको पता है इतनी परेशान तो मॉम भी नहीं होती जितना आप हो रही हो। कहते हुए ही आयु हंसने लगती है। नयन बोली, कैसे परेशान न हो? भाभी ने तुम्हें मेरे पास छोड़ा है, मतलब मेरे भरोसे, और मेरा फर्ज बनता है तुम्हारा ध्यान रखना। वैसे भी मैं तुम्हारी इकलौती बुआ जो हूँ और बहुत जल्द ही मामी भी बन जाऊंगी। कहते हुए ही नयन मुस्कुरा देती है। आयु बोली, बुआ एक बात बताओ। नयन बोली, हाँ कहो। आयु, एक नहीं, जितनी बातें बोलनी है उतनी बोलो। कहते हुए ही नयन मुस्कुरा देती है। आयु ने पूछा, बुआ मेरे असली डैडी कौन है? क्या जिन्होंने मेरी मॉम से शादी की वही मेरे रियल वाले डैडी हैं? कहते हुए आयु अपनी चमकती आंखों से नयन को देख रही होती है। नयन ने कहा, हाँ आयु, वही आपके रियल वाले डैडी हैं। कहते हुए ही नयन थोड़ी सी उदास हो जाती है। फिर आयु बोली, मगर वह मेरे डैडी हैं तो फिर उन्होंने मुझे अपनी गोद में क्यों नहीं लिया और उन्होंने मुझे प्यार भी नहीं किया बाकी जैसे सभी ने किया। बोलते हुए आयु काफी उदास हो जाती है, जिसे ऐसे उदास देख नयन भी मायूस सी हो जाती है। रात का समय। रघुवंशी हवेली। सारे घर वाले अपने अपने ऑफिस से घर लौट चुके थे और सभी लोग फ्रेश होने के लिए अपने अपने कमरों में जा चुके थे। उनके साथ ही तनु और बाकी दोनों लड़कियां भी रघुवंशी हवेली आ चुकी थी और जैसे ही दोनों घर में दाखिल होती है, पाखी ने तनु से कहा, तनु तू अपने कमरे में जा, मैं आयु को देख कर आती हूँ। पाखी तनु की ओर देख कर बोली। तनु बोली, चल ठीक है, तू आयु को देख ले, तब तक मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ। इतना कहकर तनु अपने कमरे में आ जाती है, जो मोहिनी ने खास उसी के लिए तैयार करवाया था। तनु कमरे में आते ही सीधे वॉशरूम में चली जाती है और शॉवर के नीचे खड़े होकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही तनु अपनी आंखें बंद करती है, उसे ऑफिस में हुई घटना याद आ जाती है। फ्लैशबैक। तनु अपने मोबाइल में किसी से बातें करते हुए जा रही होती है, तभी उसकी टक्कर सामने से रोते हुए आ रहे आर्यन से हो जाती है। टक्कर के साथ ही तनु और आर्यन दोनों खुद को संभाल नहीं पाते और दोनों ही एक दूसरे पर गिर जाते हैं। आर्यन नीचे होता है और तनु उसके ऊपर। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती है और कुछ पल के लिए वे बस एक दूसरे को ही देखते रह जाते हैं। तनु तो जैसे आर्यन की आंखों में डूब ही जाती है और आर्यन भी तनु की आंखों में देखकर मुस्कुराने लगता है। जैसे ही दोनों को होश आता है, वे झट से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फ्लैशबैक ओवर। उस बात को याद कर तनु तुरंत अपनी आंखें खोल लेती है और खुद से कहती है, नहीं तनु नहीं, तू ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकती। तू इस घर में एक मकसद से आई है और तू उसे भूल नहीं सकती। तुझे अपनी पाखी के साथ हुए हर एक जुल्म का हिसाब लेना है और तू इन सब से पीछे नहीं हट सकती। इन रघुवंशियों के कारण ही तेरी पाखी के मम्मी पापा की मौत हुई है। इन रघुवंशियों की वजह से ही तेरी पाखी बचपन में ही अनाथ हो गई थी। तू इन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकती है? नहीं, तू इन्हें नहीं छोड़ सकती। तू जिस मकसद से यहाँ आई है, बस उसी पर फोकस कर। और रही बात आयान की, तो तू ये भी जानती है कि आयान तेरी पाखी के लिए बिल्कुल सही है। इतना कहते हुए ही तनु शॉवर बंद कर देती है और कपड़े बदलकर वॉशरूम से बाहर निकल आती है।
दूसरी तरफ जब पाखी नयन के रूम में आती है तो देखती है कि रूम पहले से ही खुला हुआ है। यह देखकर पाखी अंदर आ जाती है और वह अंदर आकर जैसे ही देखती है, नयन और आयु दोनों ही लड़कियां एक दूसरे को हग किए हुए सो रही होती है। उन्हें ऐसे देखकर पाखी के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वह दोनों को आवाज लगाकर उठाने लगती है। नयन, आयु, उठो, रात हो चुकी है, चलो उठो। कहते हुए वह दोनों को उठा देती है। पाखी की आवाज सुनकर वो लड़कियां भी उठकर बेड पर ही बैठ जाती है। इस समय दोनों का ही चेहरा एकदम मासूम और प्यारा सा होता है। उन्हें देखकर पाखी को दोनों लड़कियों पर प्यार आने लगता है, मगर वह अपनी आवाज में थोड़ी सख्ती लाकर कहती है, 8 बज चुके हैं और तुम दोनों अब तक सो रही हो। आयु बोली, मॉम, हमें पता ही नहीं चला। यह कहते हुए ही आयु क्यूट सा चेहरा बना लेती है। पाखी नयन से बोली, जाकर फ्रेश हो जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो डिनर के बाद आकर मुझसे मेरे कमरे में मिलो। इतना कहकर पाखी आयु को लेकर वहां से चली जाती है, मगर नयन पाखी की बात सुनकर थोड़ा डर सी जाती है, क्योंकि उसे डर सताने लगता है कि कहीं पाखी उसे यह न कह दे कि वह उसके भाई को भूल जाए। यह सोचकर नयन डर जाती है और अब वह सोच में पड़ जाती है कि पाखी क्या कहने वाली है। फिर पाखी जब रूम में आती है तो उसे वहां पर आयान कहीं नहीं दिखता। यह देखकर पाखी खुद से बोलती है, इसे तो घर आ जाना चाहिए था, तो फिर ये अब तक आया नहीं, यह घर पर नहीं है। इतना कहते हुए ही पाखी अपना ध्यान झटक कर आयु को बेड पर बैठा खुद वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने, और थोड़ी ही देर में फ्रेश होकर वापस रूम में भी आ जाती है और तैयार होकर नीचे हॉल में आ जाती है जहां पर सभी होते हैं। उन्हें देखकर पाखी आयु को अपनी गोद से नीचे उतार देती है और खुद एक सोफे पर जा बैठती है। मोहिनी बोली, आयु, हमारे पास आओ। ऐसा बोलते हुए मोहिनी आयु को अपने पास बुला लेती है। आयु कहती है, दादी, क्या आपने आज आयु के लिए आयु की पसंद का डिनर बनाया है? आयु मोहिनी के पास जाकर उसे देखते हुए बोली। आयु की बात सुन वंदना, जो मोहिनी के बगल में बैठी थी, उसकी हल्की हंसी निकल पड़ती है, जिसे देखकर वह जल्दी से अपने होठों पर अपनी उंगलियां रख लेती है, क्योंकि मोहिनी उसे घूर रही होती है। मोहिनी ने कहा, नहीं आयु बेटा, हमें खाना बनाना नहीं आता और ना ही हमने कभी भी किचन में अपना कदम रखा है, पर आप फिक्र मत करो, आपको जो भी पसंद होगा खाने में हम मेड से बनवा देंगे। मोहिनी मासूम सा चेहरा बनाकर बोली। आयु बोली, ओके, कोई बात नहीं दादी। अभी वह दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, उतने में ही शेफ आकर सभी से कहता है, डिनर रेडी है। यह सुनकर सारे डाइनिंग एरिया में चले जाते हैं और डिनर करने लगते हैं, मगर पाखी का ध्यान बिल्कुल भी खाने पर नहीं था। उसकी नजर तो बस आयान को ढूंढ रही थी, मगर उसे आयान कहीं भी नहीं दिखता है, जिस कारण पाखी बेमन से थोड़ा बहुत खाना खाती है और आयु को खाना खिलाकर अपने साथ उसे अपने रूम में ले जाती है। तनु भी अपना डिनर फिनिश कर अपने रूम में चली जाती है। पाखी अभी रूम में जा ही रही होती है, तभी आधे रास्ते में तनु पाखी से आयु को अपनी गोद में लेकर चली जाती है और पाखी वह भी अपने रूम में आ जाती है। पाखी जैसे ही डोर खोलकर अपने रूम में पहला कदम रखती है, उसे पूरे रूम में अंधेरा दिखाई देता है। यह देखकर पाखी थोड़ी हैरान होती है, क्योंकि जब वह यहाँ से गई थी तब तो लाइट चालू थी, फिर अभी चली कैसे गई? यही सब सोचकर पाखी रूम के अंदर आकर जैसे ही लाइट चालू करने के लिए दीवार की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाती है, ठीक तभी उसे अपनी कमर पर किसी की मजबूत पकड़ का एहसास होता है। उसे पाकर पाखी एकदम डर जाती है और उसी डर में जोर से चीखती है। पाखी को जैसे ही अपनी कमर पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस होता है, वो वैसे ही डर जाती है और उसी डर में जोर से चीख पड़ती है, मगर इससे पहले कि पाखी की आवाज उसके गले से बाहर निकल पाए, वैसे ही उसे अपने होठों पर किसी के हाथ महसूस होते हैं, जिस कारण पाखी की आवाज उसके गले में ही अटक जाती है। जैसे ही पाखी अपने सामने देखती है, वैसे ही वह काफी ज्यादा डर जाती है,
क्योंकि जिसने पाखी को उसकी कमर से थाम रखा था, जिसने पाखी के मुंह पर अपना एक हाथ रखा था, वह कोई और नहीं होता है। आप कहानी में कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे पता चले कि आपको कहानी पसंद आ रही है या नहीं। आखिर कौन था वो? अब क्या करेगी पाखी? क्या हुआ था आयन और पाखी के साथ अतीत में? क्या आर्यन कोई नई चाल चल रहा है? क्या तनु को आर्यन से प्यार हो जाएगा? क्या मोड़ लेगी कहानी? देखना दिलचस्प होगा। तो देखिए कहानी के अगले भाग में। और कहानी का ये भाग कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। और प्लीज कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।